नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर तंज कसा है। सीएम साय ने कहा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली थी, उसका कितना असर हुआ ये आप लोगों ने देखा है। अब न्याय यात्रा निकाले हैं। विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे वे पार्टी छोड़ रहे हैं। पहले उन सभी के साथ न्याय हो जाए। पीएससी चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी सहित अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि चुनाव के दौरान वादा किया था कि मामले की जांच होगी। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है, उस पर एफआईआर हुई है। जो जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हाँ, कल शाम को दिल्ली गए थे, अभी लौट रहे हैं। और दिल्ली में हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी से मुलाकात किए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी से मुलाकात किए। और मुख्यमंत्री के नाते मुलाकात करते रहते हैं और अपने प्रदेश में मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए जो काम करते हैं उसको बताते रहते हैं। सर, चुनाव के संबंध में कोई बातचीत की है? चुनाव के संबंध में तो बातचीत यहाँ होगी, लेकिन भाई साहब भी आ रहे हैं, माथुर जी पहले से आ रखे हैं और चुनाव की तैयारी तेजी से हम लोग। हाँ, बिल्कुल होगा। वो तो चुनाव कैंपेनिंग के दौरान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी वादा किए थे कि हमारे बच्चों के साथ जो पीएससी में घोटाला हुआ है, गड़बड़ी हुई है, उसकी जांच होगी और सीबीआई को सौंपे हैं। उसमें एफआईआर भी हुआ है और जो भी दोषीदार हैं कोई बचेंगे नहीं। अब देखिए, भारत जोड़ो यात्रा भी किए थे, उसमें कितना असर हुआ आप लोगों के सामने है। अब न्याय यात्रा निकाले हैं। अब विधानसभा चुनाव के बाद कितने लोग उनके जो प्रत्याशी थे पार्टी छोड़ रहे हैं, पहले तो उन सबके साथ न्याय हो जाए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन गुरुवार की कार्रवाई शुरू होते ही ऑनलाइन महादेव सट्टा ऐप का मामला गूंजा। प्रश्नकाल में भाजपा के विधायक राजेश मूणत ने महादेव सट्टा का मामला उठाते हुए संलिप्त अफसरों को बचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि महादेव ऐप के नाम से राज्य में एक गोरख धंधा चला। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग इन्वॉल्व हुए। ये संवेदनशील मुद्दा है। इसके जवाब में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग के लिए पूर्व में प्रावधान नहीं था, नए नियम में प्रावधान जोड़े गए हैं। इस प्रकरण में जांच जारी है, पूरी मामले की जांच की जाएगी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भरोसा दिलाया कि मछली ही नहीं, अगर मगरमच्छ भी होगा तो जरूर पकड़ा जाएगा। उसने वो बार-बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरा अकाउंट नहीं है, मेरे अकाउंट में कैसे लेन देन हो जा रही है। उसके बाद में भी वो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये एक नहीं है, ऐसे हजारों प्रकरण हैं। क्या किसी बैंक में अगर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख की लेन देन होती है, सामान्य सब लोग जानते हैं। बैंक वाला पूछता है कि आपके अकाउंट में पैसा लूं कि नहीं लूं, ये आपका पैसा है कि नहीं है। अगर वो करोड़ों की लेन देन हुई और आपके संज्ञान में आए और पुलिस वाले जा करके बैंक में पूछते हैं, तो फिर संज्ञान में आने का विषय कहां बसता है माननीय अध्यक्ष महोदय? जब शासन के संज्ञान में आ गया, पुलिस विभाग के संज्ञान में आ गया, आपने एफआईआर दर्ज कर दी और बैंक में जाकर के आप पूछताछ कर रहे हैं, वो बैंक वाले को, बैंक वाला धमका रहा है उसको वहीं पुलिस वालों के सामने। अब प्रश्न में आ जाइए। अब मूल प्रश्न पे आएंगे अध्यक्ष महोदय, यही तो मेरा पूछना है। आप कह रहे हैं कि अगर संज्ञान में नहीं है तो वो पुलिस वाला कैसे उसके साथ में बैंक में गया? फिर आगे प्रश्न हो रहे छोटे छोटे। जो प्रावधान उपलब्ध थे सार्वजनिक द्वित अधिनियम 1867 के, उसके अंतर्गत ऑनलाइन गेमिंग के लिए, बेटिंग के लिए कोई प्रावधान नहीं था। कालांतर में कुछ प्रावधान बनाए गए और उसमें 1 साल से 7 साल तक की सजा है, 10 लाख तक का जुर्माना है। उन प्रावधानों के आधार पर इस पर काम किया जा रहा है। मैंने बताया कि 54 चालान पुटअप हो गए। किसी के बयान के आधार पर किसी को फांसी नहीं चढ़ाई जा सकती, परंतु इस आधार पर जांच की जो प्रक्रिया है वो जरूर जारी है।
मैं फिर से आपसे ये कहना चाहता हूं माननीय सदस्य महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पूरी ताकत के साथ इस पूरे विषय का जांच किया जाएगा। कोई दल, कोई और समाज किसी की भी परवाह किए बिना जो गुनहगार हैं उन सबको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा। निर्धारित जैसे ही होता है ये विषय प्रामाणिकता के साथ कोई बात सामने आती है, मैं फिर से कहता हूं माननीय विष्णुदेव जी की सरकार है, 1 घंटे के अंदर कार्यवाही होगी। चलिए, कोई और छोटा प्रश्न? ये बहुत प्रदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न है। नहीं, आप महत्वपूर्ण प्रश्न में मैं आपसे 12 मिनट अकेले निवेदन करता हूं इस प्रदेश की जनता की एक छोटा प्रश्न और कर लें। ये नहीं छोटा, आपने जो उत्तर दिया सरकार सामान्य प्रश्न पूछा, आपने कहा पहले संज्ञान में नहीं आया। जब संज्ञान में नहीं आया तो बयान कैसे हुआ? सीधा सीधा प्रश्न। जब सरकार के संज्ञान में नहीं है तो फिर पुलिस अधिकारी जाकर कोर्ट में बैंक को बयान कैसे हो रही है, क्यों चीज? दूसरा, कितने करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन उनके माध्यम से बैंकों से हुआ, जरा यह स्पष्ट कर दे, फिर आगा प्रश्न में पूछूंगा अध्यक्ष जी। बस, धन्यवाद। लीजिए। एक जो विषय अभी सामने है जिसकी जानकारी हाथ में है, मैं आपको जरूर उपलब्ध कराता हूं कि 507 अकाउंट जो रायपुर के फ्रीज होने वाले थे, इनमें से 221 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन यहां तक हम पहुंचे हैं, पता लगा है। थर्ड पार्टी को भी इसमें एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक एक अकाउंट को खंगाल कर ये जान पाए कि ये राशि इन खातों के माध्यम से कहां जाती थी और उसके बाद फिर अगला ट्रांजैक्शन उसका कहां होता था, ये राशि कैसे दुबई तक पहुंच जाती थी। इस पूरी की जांच करवाई जा रही है। मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूं कि संज्ञान का अर्थ यही है, जो बात बयान में आई है वो बात कोर्ट के सामने रखी गई है। अभी कोर्ट को भी फैसला करना होगा, कोर्ट का कोई फैसला आ जाए उस पर बात कर लेंगे। मैं आपसे और एक बात बताना चाहता हूं कि विभाग ने तो आगे बढ़ करके लोगों की फरारी होने का आवेदन कोर्ट में दिया हुआ है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि उनके संपत्ति के चिन्हांकन की बात प्रारंभ हुई है, उनके संपत्ति को चिन्हांकित करके कुर्क करने की बात हम सामने लेकर आ रहे हैं। मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि बड़ा चर्चित था पूरे छत्तीसगढ़ में कि नागपुर से एक चार्टर्ड प्लेन दुबई तक गया है। उन सारे बारातियों की सूची भी ले रही है हमारा विभाग, और सरकार के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं ये सारी सूची हाथ पे आने के बाद सब पर जांच होगा, सब पर जांच कराई जाएगी, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री का विभाग है, उनकी किसी भी बात के ऊपर मेरे को तो पूरा 100% विश्वास है। लेकिन जो नुमाइंदे लोग बैठे हैं, जो पूरे कागज के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, उन्हीं के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर है। क्या एक एसआई ने बयान दिया ईडी को, चंद्रभूषण वर्मा, उसने किन किन के नामों का उल्लेख किया और उन पर क्या कार्रवाई करेंगे? चलिए, इस बेसिक प्रश्न। ठीक जी माननीय अध्यक्ष महोदय, वो बयान जिसको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लिया है और जो कोर्ट में, रायपुर के कोर्ट में जमा है, उस बयान का इसकी कोई अधिकृत जानकारी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा शासन को नहीं दिया गया है। ये जानकारी आने के बाद, अधिकृत जानकारी आने के बाद, प्रामाणिकता उसमें है तो तुरंत कार्यवाही की जाएगी। मैं बिल्कुल इस बात को कहता हूं आपसे। फिर मैं आपके संज्ञान में ले आता हूं, विभाग फिर आपको गुमराह कर रहा है। 3 जनवरी को शासन को पत्र आ चुका, 30 तारीख को फिर रिमाइंडर आ चुका। 3 जनवरी, अगर तारीख नहीं है तो तारीख बता देता हूं, ईडी के द्वारा शासन को भेजा गया। जब कोई संज्ञान में नहीं लिया, उत्तर नहीं दिया, तो 30 तारीख को फिर वापस रिमाइंड आया। अगर उसका बयान पूरे सुर्खियों में समाचार पत्र से लेकर के, सोशल मीडिया से लेकर के आम जनता के बीच में चल रहा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, एक छोटा सा उदाहरण, विभाग की गंभीरता। कल मेरा एक प्रश्न था और प्रश्न लग नहीं पाया। पीडब्ल्यूडी के खिलाफ में एक प्रश्न, मेरी एक शिकायत की किसी ने, फर्जी शिकायत, और उस समय भी मैंने जनता से कहा कि इसकी जांच कोई रिटायर्ड जज से करा लो।
तत्काल मुख्यमंत्री ने लिखा, तत्कालीन समाज के उस समय के मुख्यमंत्री, एफआईआर दर्ज की जाए और ईओडब्ल्यू को केस गया, जिसके कोई तथ्य नहीं है, जिसकी कोई जानकारी नहीं है। एक आदमी ने आवेदन दिया और ईओडब्ल्यू इतना सक्रिय हो गया और तत्काल उसकी विवेचना डिपार्टमेंट के अंदर आ गया। चलिए मूल विषय में आइए। तो मूल विषय यही अध्यक्ष महोदय कि अगर 3 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आने के बाद में भी किन अधिकारियों को बचाने का काम हो रहा है, इसके पीछे बड़े बड़े लोग हैं। इसके जो उस समय के तार थे उसके अंदर नाम है, किसी को 30 लाख रुपया महीना, किसी को 50 लाख रुपया महीना, किसी को 1 करोड़ रुपया महीना। यह मैं नहीं कह रहा हूं, पूरे समाचार पत्र से और सुर्खियों में छपा है। तो क्या सरकार स्वयं विवेचना के रूप में, क्या संज्ञान में लेकर के क्या इसकी जांच नहीं कर सकती? आज तक ईओडब्ल्यू ने इसके ऊपर जांच क्यों नहीं की? क्या ये सरकार इस केस को सीबीआई को देगी? क्योंकि इसके दार उद्देश्य तक जुड़े हुए हैं अध्यक्ष महोदय, और ये दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, ये मेरा आग्रह है। ठीक, धन्यवाद। सामान्य प्रशासन विभाग से इस विषय पर पूरी जानकारी ली गई थी। अंतिम जो उनसे जानकारी प्राप्त हुई है वो 5 फरवरी की है कि इस विषय पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से कोई अधिकृत जानकारी प्राप्त नहीं हुई। चलिए सेन जी, ठीक। नहीं अध्यक्ष, 17 में 18 मिनट हो गए। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, प्रदेश का सबसे बड़ा स्कैंडल केस का मामला है। अन्य विषय और आएंगे। विषय बहुत महत्वपूर्ण है, सब पर आप लीजिए। लेकिन आप कह रहे हैं आपके पास एक गलत जानकारी है, मैं आप कहेंगे तो मैं सदन के पटल पे रख दूंगा। चलिए रख दीजिए। कि जिस तारीख को ये गया है 3 तारीख को कोर्ट के अंदर जिस वकील ने इस बात को वहां पर मैसेज किया वो भी जानकारी है। आप मंत्री जी को दे देंगे। विभाग, मैं तो ये दस्तावेज दे दूं, आप कहें तो अध्यक्ष महोदय, मैं लगातार 2 साल के खिलाफ लड़ता रहा हूं। ठीक, मैं पूरे के पूरे कौन कौन संचालन करता, किस किस की गैंग के रूप में, किसने किसकी से कितने रुपए लिए दिए, कहां कहां किसके साथ विवेचना हुई, किस दिन किस थाने के अंदर एफआईआर दर्ज हुई, और एफआईआर होने के बाद में अभी तक एक भी एफआईआर तो हुई अध्यक्ष महोदय, विवेचना भी हुई, लेकिन एक भी बड़ी मछली पकड़ में नहीं। चलिए कोई जानकारी हो तो उपलब्ध करा देंगे। सेन जी, आप एक छोटा प्रश्न कर लीजिए, आप उपलब्ध करा दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है, इसकी जांच की घोषणा करें। चलिए, कुछ घोषणा करना है तो बताइए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, कोई मछली भी नहीं मगरमच्छ भी हो तो भी पकड़े जाएंगे। आप बस बहुत बढ़िया। चलिए, आपसे ये कहता हूँ ठीक। अब तक की जो स्थिति है वो यही है। आपके पास कोई अतिरिक्त जानकारी है वो ले अवश्य उपलब्ध कराएं आप। और आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जांच में वो अंतिम स्थिति में है, और इस स्थिति में फिर एक नई एजेंसी को जांच कराना, नहीं प्रतीक्षा हम कर रहे हैं। एक बार हम देख लेते हैं क्या स्थिति आती है। ऐसा नहीं है, मेरा आग्रह फिर इस पर है अध्यक्ष महोदय, आप कह रहे जांच की आवश्यकता नहीं, वही तो अधिकारी वहां बैठे हैं जिनके ऊपर आरोप है। जांच करेगा कौन? सही अभय कोतवाल को डर किसका? जिनके खिलाफ में आरोप, पूरे प्रदेश को बर्बाद करने का ठेका लेकर के बैठे, वही वहां जाकर पीएस क्यों बैठे? ठीक राजेश जी, बहुत मेरा बढ़िया। आग्रह सर, जांच होना चाहिए। आप जो भी जांच करें, विधायक दल से करें, जिससे भी करें, इस प्रदेश में एक नजीर बनना चाहिए कि गिरोह बनकर के जनता को लूटने का जो काम करते हैं उनको सजा मिलना चाहिए। यही मेरा आग्रह है। धन्यवाद। सेन कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन महादेव सट्टा ऐप का मामला जमकर गूंजा। विधायक रिकेश सेन, राजेश मूणत ने महादेव सट्टा ऐप मामले में दोषियों पर कार्रवाई का मुद्दा उठाया। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने कहा कि जो भिलाई खेल और शिक्षा धानी के रूप में जाना जाता था, अब महादेव के रूप में जाना जाने लगा है। मेरा मूल प्रश्न यही है कि मेरी विधानसभा से 20,000 से अधिक युवा इसमें संलिप्त हैं, लेकिन इनके साथ कई प्रशासनिक अधिकारी भी महादेव ऐप के संरक्षक थे और उन्होंने खुद भी आईडी संचालन किया। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा, सदस्य की चिंता वाजिब है, कानून कड़ा होना चाहिए और कानून की नजर में कोई छोटा या बड़ा हरगिज नहीं होना चाहिए। जिन अधिकारियों के संदर्भ में चर्चा है, प्रामाणिकता की बात है। एक बार प्रमाणित होने के बाद सदस्यों को इस विषय पर कार्रवाई होती दिखेगी, उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से आदरणीय मूणत जी, माननीय सदस्य जी ने अपनी चिंता व्यक्त की।
भिलाई को खेलधानी और शिक्षाधानी के रूप में जाना जाता था, अब ये महादेव ऐप के रूप में जाना जा रहा है। मेरा मूल प्रश्न यही है माननीय अध्यक्ष महोदय कि युवाओं की चिंता इन्होंने की। मेरे विधानसभा से 20,000 से अधिक युवा इसमें लिप्त हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो प्रशासनिक अधिकारी है जिनकी दुर्ग जिले में पिछले 5 वर्षों में लगातार पोस्टिंग हुई है, पुलिस प्रशासन के लोगों के पास खुद के पास आईडी है, लोगों के पास अधिकारियों के पास है, राजनीतिक दल के अलग अलग नेताओं के पास आईडी है, लेकिन आज तक सिर्फ 90 युवाओं को जो है अरेस्ट किया गया, वो भी मुचलके पे थाने से छोड़ दिया गया। इस पर सही रूप से किसी भी प्रकार की आज तक कार्रवाई नहीं हुई और तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय जो भी थे उनका भी संरक्षण साफ था, ये भी हमको देखने को मिला था। तो इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय महादेव ऐप को लेके विशेष रूप से जांच करने की आवश्यकता है। जिन बारातियों के विषय पे माननीय गृह मंत्रियों ने कहा कि जो बाराती गए थे उनकी लिस्टिंग होगी, वो बाराती की लिस्टिंग लगातार नेशनल न्यूज पे दिया जा रहा है और भिलाई में खुलेआम घूम रहे हैं। उन बारातियों पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ऐसे एडिशनल एसपी जो उस जिले में पोस्टिंग होकर, ऐसे एसपी, ऐसे आईजी जिन्होंने 5 साल खुद आईडी लेके लगातार महादेव आईडी का ऐप का संचालन किया है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि इस पे क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि अभी तक छोटे लोगों पे कार्रवाई की गई है। धन्यवाद। हाँ, इसके बाद आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है। कानून का राज होना चाहिए और कानून की नज़र में कोई छोटा या बड़ा हरगिज नहीं होना चाहिए। वैसे गिरफ्तारी के संदर्भ में उनके आंकड़े को मैं दुरुस्त करूं कि ये 482 लोगों की गिरफ्तारियां आज तक हुई हैं इस विषय पर। दूसरा मसला है कि जिन अधिकारियों के संदर्भ में चर्चा है, ईडी के चालान के संदर्भ में ले लें या सोशल मीडिया पर या मीडिया पर प्रचलित सारे विषयों को लेकर के जो बात चल रही है, प्रामाणिकता की बात है। एक बार प्रमाणित होने के बाद माननीय सदस्यों को इस विषय पर कार्यवाहियां होती दिखेंगी, उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ पहुंची। ये न्याय यात्रा ओडिशा से रायगढ़ पहुंची है। यहां एक जनसभा को भी राहुल गांधी ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा और पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री तो ओबीसी हैं। जिस दिन मैंने जाति जनगणना की बात की, उस दिन के बाद नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि इस देश में कोई जात नहीं है, सिर्फ 2 है, एक गरीब और एक अमीर है। राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओबीसी जाति पर बड़ा सवाल उठाते हुए कहा कि पीएम मोदी का जन्म ओबीसी वर्ग में नहीं हुआ था, उनका जन्म सामान्य जाति में हुआ। वे गुजरात की तेली जाति में पैदा हुए थे। इस समुदाय को साल 2000 में बीजेपी ने ओबीसी वर्ग में शामिल किया था। उनका जन्म सामान्य जाति में हुआ था। इंचार्जेस, हमारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो 1 साल पहले हमने यात्रा शुरू की थी, भारत जोड़ो यात्रा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए। वे शांत हो जाए आप। तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम चले, 4000 किलोमीटर चले और उस यात्रा का लक्ष्य बीजेपी आरएसएस देश में नफरत फैला रही है, हिंसा का माहौल बना रही है, उसके खिलाफ खड़े होने का था। और भारत जोड़ो यात्रा से एक बहुत खूबसूरत नारा निकला, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और ये लाइन कांग्रेस की विचारधारा को बहुत गहराई से किसी को भी समझा देती है। वो नफरत का बाजार खोलते हैं, हम मोहब्बत की दुकानें खोलते हैं। वो हिंसा के बाजार चलाते हैं, हम अहिंसा की दुकानें चलाते हैं। तो जब हमने ये यात्रा खत्म की तो बहुत सारे लोग आए, उड़ीसा से आए, छत्तीसगढ़ से आए, बंगाल से आए। उन्होंने कहा देखिए आपने साउथ से नॉर्थ कर दिया,
मगर बाकी प्रदेशों का क्या होगा, छत्तीसगढ़ का क्या होगा, झारखंड का क्या होगा, बिहार का क्या होगा, उड़ीसा का क्या होगा, आपको दूसरी यात्रा करनी चाहिए। हम इस बात से सहमत हुए, बात एक्सेप्ट की और मणिपुर से महाराष्ट्र तक हमने दूसरी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की और इसमें हमने एक शब्द जोड़ दिया, न्याय शब्द जोड़ दिया। क्योंकि पहली यात्रा में हमें दिखा कि देश में बहुत सारा अन्याय हो रहा है, अलग अलग वर्गों के साथ अन्याय हो रहा है, भाषा, ठीक है। तो ये 24 घंटा कहते हैं, सुनिए, ये 24 घंटा कहते हैं मैं ओबीसी हूं। नरेंद्र मोदी जी, आप ओबीसी नहीं हैं, आप जनरल कास्ट के हैं, आपकी जात को ओबीसी 2000 में बनाया गया, पहली बात। दूसरी बात, इस देश में दो जातें नहीं हैं, इस देश में अलग अलग हजारों जात हैं और हम जानना चाहते हैं कौन सी जात के कितने लोग हैं, इसीलिए जाति जनगणना करनी है। इसी जाति जनगणना सामाजिक न्याय का पहला कदम है और यह कांग्रेस छोड़ने वाली नहीं है। हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि देश के 73% दलित, ओबीसी, आदिवासी को इस देश में कुछ नहीं मिल रहा है। वो ना कॉर्पोरेट हाउसेस में दिखते हैं, ना बड़ी कंपनियों में दिखते हैं, ना मीडिया में दिखते हैं। इस बात को हम स्वीकार नहीं करेंगे। यह मैसेज भारत जोड़ो यात्रा का है। इसमें न्याय हमने इसलिए जोड़ा है, 3 और तरीके के अन्याय हो रहे हैं। एक खिलाफ, दूसरा महिलाओं के खिलाफ और तीसरा हमारे जो लेबर करते हैं, श्रमिक लोग जो हैं, उनके खिलाफ। और आर्थिक और सामाजिक न्याय सबको चोट पहुंचाता है। आपके यहां जो बच्चे हैं जो बेरोजगार हैं, बेरोजगार क्यों हैं? क्योंकि अदानी जी को देश की पूरी पूंजी पकड़ाई जा रही है, एक के बाद एक, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, सारा का सारा माल उनको दिया जा रहा है। ये आपका है, आपकी पूंजी है, आपके बच्चों का भविष्य है ये। और नरेंद्र मोदी जी 24 घंटा एक ही व्यक्ति को पूरा का पूरा आपका धन पकड़ा रहा है। आपसे, आप जीएसटी देते हो, आपकी जेब से निकलता है, सीधा उनकी जेब में जाता है। तो यह है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लक्ष्य। आप सब यहां आए, दिल से आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। आने वाले दिनों में 7-8 घंटे हम एक साथ रहेंगे, चलेंगे। जो भी आपके दिल में है आप हमें बताइए। हम आपकी समस्या, आपकी मुश्किलें यहां सुनने आए हैं। 15 मिनट, उसके बाद शाम को हम भाषण करेंगे। जो आपके दिल में है वो देश के सामने हम रखने आए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। इसी के साथ ही रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। युग राम राज का आ गया शुभ दिन, ये आज का आ गया, हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवा लहरा गया। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना,
बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटीड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटीड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182 और भिलाई में 18 नंबर रोड, पटेल डेयरी के पास, कैंप 1 भिलाई। मोबाइल नंबर 8815563954। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। 7 फरवरी से 13 फरवरी तक एक बार फिर विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रत्येक जोन के प्रत्येक वार्ड में शिविर लगाने का सिलसिला प्रारंभ हो गया है, जिसमें हितग्राही महतारी वंदन योजना के साथ साथ अन्य योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। एक बार फिर नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में केंद्र शासन की विकसित भारत संकल्प यात्रा का पदार्पण हुआ है और हर वार्ड में 2 पालियों के माध्यम से शिविर लगाकर जन जन तक केंद्र शासन की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाई जा रही है और इसका लाभ भी दिलाया जा रहा है। इस बार भी इन शिविरों में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। इन शिविरों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इस बार के शिविर में महतारी वंदन योजना को लेकर काउंटर पर सबसे ज़्यादा भीड़ देखा जा रहा है। नगर पालिक निगम भिलाई के द्वारा भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लगाए जा रहे शिविर में अपना विशिष्ट योगदान दिया जा रहा है, जिसके जरिए निगम क्षेत्र के क्षेत्रवासियों को सभी योजनाओं का लाभ बेहतर ढंग से दिलाया जा सके। विकसित भारत संकल्प यात्रा 2.0 फिर से लागू किया गया है। 7 तारीख से 19 तारीख तक जो चलेगा विभिन्न नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न जोन के सभी जोन के विभिन्न वार्डों में एक दिन में 2 कैंप आयोजित किए गए हैं। सुबह 9 से 1 बजे तक दूसरे वार्ड में, जिसमें 2-3 वार्ड शामिल रहेंगे, और उसी वार्ड के दूसरे वार्ड में दूसरे क्षेत्र में 2 से 5 बजे तक का शिविर के माध्यम से लोगों को सीधे आवेदन प्राप्त हो और वे अपनी समस्याओं का आवेदन प्रस्तुत कर सके। इसलिए 18 काउंटर बनाए गए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मातृ वंदना योजना, महतारी वंदन योजना वो शामिल है। और महतारी वंदन योजना के स्टॉल लगाए गए हैं। उज्ज्वला गैस योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना, मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना, विशेष रूप से स्वास्थ्य परीक्षण भी उस शिविर में किया जा रहा है और लोग वहां पहुंचकर अपना स्वास्थ्य की परीक्षण करवाकर निःशुल्क दवाई प्राप्त कर रहे हैं।
बीते समय में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लगे शिविरों के माध्यम से निगम क्षेत्र वासियों ने विभिन्न योजनाओं का लाभ भरपूर उठाया था और जो इससे वंचित रह गए थे वो इस बार लगे शिविरों में आकर योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। एसीएन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत ओदरा गहन के कोटवार गिरधर दास मानिकपुरी के व्यवहार और रकम की मांग किए जाने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया, साथ ही अपनी मांग को लेकर दुर्ग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पाटन तहसील के ग्राम पंचायत ओदरा गहन में कोटवार गिरधर दास मानिकपुरी के विरुद्ध शिकायत लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया और अपनी नाराजगी जाहिर की। इस मामले को लेकर दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी से मुलाकात कर अपनी समस्या से उन्होंने अवगत कराया। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने कोटवार के रवैये पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए शासकीय कार्य को करने में कोटवार गिरधर दास मानिकपुरी द्वारा ग्रामीणों से सही व्यवहार न करने के साथ कार्य के बदले रकम की मांग किए जाने का आरोप लगाया। ग्राम के सरपंच जिनेश जैन राजा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे सैकड़ों ग्रामीणों ने कोटवार पर कार्रवाई की मांग करते हुए गुहार भी लगाई। इस संबंध में सरपंच जिनेश जैन राजा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ग्राम ओदरागंज सरपंच हूँ। हमने पूर्व में कलेक्टर बूरे साहब से हमने एक शिकायत किया था कि हमारे गांव का कोटवार जो है आबादी पट्टा देने के नाम से अवैध रूप से आबादी पट्टा बांटना या फिर अवैध रूप से पेड़ों की कटाई करना, इस तरह का लगातार लापरवाही कर रहा है, जिसके संबंध में हमने पूर्व में कलेक्टर साहब से शिकायत किए थे। अभी तक कलेक्टर साहब के द्वारा उसकी जांच कराई जा रही है। हम पिछले 8 महीने से बहुत परेशान हैं। समस्त ग्रामवासी आज दुर्ग कलेक्ट्रेट में उपस्थित हैं। हम कलेक्टर मैडम के समक्ष ये शिकायत करने आए हैं कि तत्काल प्रभाव से हमारे ग्राम कोटवार गिरधर दास मानिकपुरी को हटाया जाए, क्योंकि हम लोग उससे काफ़ी परेशान हो चुके हैं। लगातार शिकायत करते आ रहे हैं। आज मजदूर वर्ग के लोग, मेरे गांव के सब मजदूर वर्ग के लोग हैं, 200-400 रोजी कमाने वाले लोग हैं, वो अपना काम धाम छोड़ के आज दुर्ग कलेक्टर के पास आए हुए हैं और शिकायत कर रहे हैं कि हमको तत्काल प्रभाव से कोटवार को हटाना है और अपने गाँव को बचाना है। ये स्थिति आज गाँव में बन चुकी है। मैडम क्या बोलिए? मैडम से हमारी मुलाकात हुई। मैडम का कहना है कि मैं इस पर देखती हूँ, क्योंकि अभी मैडम नए यहाँ पे कलेक्टर बन के आए हैं, इसके पहले भूरे साहब थे, और हम समस्त ग्रामवासियों को अपेक्षा है आदरणीय कलेक्टर महोदया से कि निश्चित तौर से हमारे इस मांग पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और हमको न्याय मिलेगा, हम समस्त ग्रामवासियों को न्याय मिलेगा, ऐसा हम लोग को आश्वासन मिला है। हमें आबादी पट्टा पर पैसा मांगे गए हैं और काम कुछ नहीं करा है, पेड़ के कटाई करे है। कोतवाल गिरधर दास मानिकपुरी पोल हटवाना है, हमारे गाँव ले हटाना है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। महतारी वंदन योजना के प्रारंभ होते ही इस योजना के फॉर्म भरने को लेकर पार्षद के कार्यालय में भीड़ देखी जा रही है। साथ ही नगर पालिका निगम भिलाई के मुख्य कार्यालय में इस फॉर्म को जमा भी कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश शासन के द्वारा महतारी वंदन योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ प्रदेश की प्रत्येक विवाहिता महिला को 1000 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा की गई है। इसके लिए महिलाओं द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है और इस प्रतिवेदन में वार्ड पार्षद के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसे पाने के लिए सभी पार्षद कार्यालय में महिलाओं की भीड़ देखी जा रही है। इसी कड़ी में वार्ड 21 की पार्षद नेहा साहू के कार्यालय में भी महिलाओं की भीड़ देखने को मिली, जहां महिलाओं ने महतारी वंदन योजना में लगने वाले विभिन्न प्रमाण पत्र प्राप्त किए। यहाँ पे हैं हमारे महिला बाल विकास विभाग से भी हैं कर्मचारी, निगम कार्यालय से भी हैं सभी कर्मचारी जो ले रहे हैं, स्कूटनी कर रहे हैं और जमा भी ले रहे हैं। हाँ, उनके लिए है, आधार कार्ड ला के वो अपना ले सकते हैं फॉर्म यहाँ से। हाँ, जमा भी कर सकते हैं। 3 काउंटर बनाया गया है लेने और चेक करने, स्कूटनी करने के लिए और भी जमा लेने के लिए। 20 फरवरी। जहाँ एक तरफ महतारी वंदन योजना के फॉर्म प्राप्त करने के लिए महिलाओं की होड़ लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ जिन्हें यह फॉर्म प्राप्त हो चुका है वह इस फॉर्म को भरकर जमा कर रहे हैं। यह प्रक्रिया नगर पालिका निगम भिलाई के मुख्य कार्यालय सहित सभी जोन कार्यालय में संपन्न हो रही है। इस योजना में फॉर्म प्राप्त करने एवं उसे जमा करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी तय की गई है। इसकी जानकारी महतारी वंदन योजना के नगर पालिका निगम भिलाई की नोडल अधिकारी रीता चतुर्वेदी ने एसीएन न्यूज टीम को दी है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि महतारी वंदन योजना 2024 जो है अभी सरकार द्वारा लॉन्च हुई है और उसके तहत में माताएं बहनें जो हैं बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं, आ रही हैं, अपने फॉर्म जमा कर रही हैं और इस योजना का लाभ उठाने के लिए हर कोई इच्छुक है, तो इसी की भीड़ है। एज अ पार्षद हम जो हैं हमारे यहाँ वार्ड में जैसे बहुत सी हमारी माताएं बहनें हैं
जिनके पास छत्तीसगढ़ मूल निवासी नहीं है, तो हम उनको हमारे तरफ से एक निवासी दे रहे हैं। जो हमारे वार्ड का निवासी होता है, हम वार्ड का एक निवासी प्रमाण पत्र दे रहे हैं। और बहुत सी माताएं बहनें हैं जिनके पास विवाह पंजीयन नहीं है, तो हम उनको भी दे रहे हैं एक फॉर्मेट के तहत। और कई महिलाएं हैं जो परित्यक्ता हैं या तलाकशुदा हैं, लेकिन उनके पास सही से डॉक्यूमेंट नहीं है, तो हम उनको भी एक फॉर्मेट पे सत्यापित करके दे रहे हैं, ताकि उनको किसी भी पेपर या किसी भी डॉक्यूमेंट की कमी के कारण इस योजना से वंचित ना रह जाए। 20 तारीख इसकी अंतिम तारीख है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हर एक कार्यालय में बहुत भीड़ है, तो जल्द से जल्द लोग इस योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक हैं। गौरतलब है कि बहुत जल्द ही लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं और इसके पहले इस योजना का क्रियान्वयन पूरा किया जाना है, ताकि प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस योजना के तहत 1000 रुपये प्रतिमाह महिलाओं को दिया जा सके। एसीएन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है एक और छोटी सी ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सदियों की आस्था के लिए दुर्ग संभाग के राम भक्तों ने बुधवार को दुर्ग स्टेशन से अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन से रवाना हुए। वहीं इस अवसर पर स्टेशन पहुंचे मंत्रियों ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया।
दुर्ग संभाग के राम भक्तों का जत्था बुधवार को दुर्ग रेलवे स्टेशन से अयोध्या दर्शन के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन द्वारा 12:20 पर रवाना हुआ। इस आस्था स्पेशल ट्रेन को यात्रा प्रभारी धर्मलाल कौशिक और खाद्य मंत्री दयालदास बघेल के साथ प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर लगभग 1340 यात्रियों से भरी राम भक्तों की 20 बोगियों में सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए हैं। प्रत्येक बोगी में एक जवान नजर आ रहा है। साथ ही इस ट्रेन को 2 पुरुष पायलटों के साथ एक महिला को पायलट रीना के साथ रवाना किया गया। इस दौरान स्टेशन में भाजपा सहित अन्य लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। अयोध्या दर्शनार्थियों को उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी। इस मौके पर राम भक्तों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। रवाना हुई है आस्था स्पेशल, आप लोगों ने देखा होगा उस पर पट्टी लगा हुआ है अयोध्या धाम का, और अयोध्या धाम के लिए राम भक्त रवाना हुए हैं। वहाँ कार्यकर्ता के द्वारा स्वागत किया जाएगा। टोली हमारी गई हुई है और राम भक्तों को भगवान रामलला का दर्शन कराएंगे। उनके रुकने की व्यवस्था, भोजन प्रसादी की व्यवस्था भी वहाँ अयोध्या वासियों के द्वारा की गई है। ये बहुत ही उत्साह का राममय वातावरण पूरा हिंदुस्तान दिख रहा है। आज छत्तीसगढ़ भी स्टेशन में देखे होंगे पूरा जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ यहाँ से विदा हुए। पार्टी में सभी वरिष्ठ नेता हमारे क्लस्टर वाइज और हमारी टीम बन चुकी है। हमारे प्रभारी, सह प्रभारी से लेकर लोकसभा के चुनाव के हमारे संयोजक, सह संयोजक, प्रभारी, हमारे विधानसभा क्षेत्र से लेकर सभी क्षेत्रों में, और बैठकें हो चुकी है, उसकी वर्कशॉप हो चुका है, कार्यशाला हो चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारी, हमारे वरिष्ठ नेतागण, जनप्रतिनिधि से लेकर हमारे बूथ कमेटी के सदस्य तक, पदाधिकारी तक, और लोकसभा की तैयारियों में जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश का लक्ष्य 11 की 11 लोकसभा जीतने का है और इस संदर्भ में वे सारी तैयारियों पर हम आगे बढ़ रहे हैं, जिससे इस लोकसभा के विजय अभियान लोकसभा के प्रत्याशी निर्धारण करने का जो वो है, वो राष्ट्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश के आधार पर संसदीय बोर्ड हमारे जो केंद्र की है, वरिष्ठ नेतागण है, अभी सभी जैसे जैसे दिशा निर्देश मिलते जाएगा और जीत का मापदंड प्राथमिकता के आधार पर होगा। वो तो उसके सबसे प्राथमिकता है जीत। निश्चित रूप से 11 की 11 लोकसभा में बहुत उत्साह है जनता में। मोदी जी की योजनाओं का जिस तरीके से लाभ मिल रहा है और गारंटी योजना है उनकी, हमने उनको चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बोला। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने अपना पदभार ग्रहण करते ही तुरंत और शपथ लेने के बाद और कैबिनेट की बैठक में वे सारी योजनाओं की मंजूरी भी दी, स्वीकृति भी प्रदान किया है। हमारा मेहतारी बंधन योजना से लेकर 18 लाख जो गरीब आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत है, उसको स्वीकृति प्रदान की गई है। हमने किसानों को लेकर जो बकाया 2 वर्ष का बोनस है, तत्काल उनके खातों में दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। मोदी जी का एक जो लक्ष्य वाक्य है उनका कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उसकी अवधारणा के साथ भारतीय जनता पार्टी कहते हैं मोदी हैं तो मुमकिन है। देखिए, 500 साल से भी ज़्यादा समय से इस अवसर की प्रतीक्षा थी। न सिर्फ छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में उत्साह का वातावरण है। मोदी जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे दुर्ग संभाग के ऐसे 20 विधानसभा क्षेत्र के श्रद्धालुगण इस आस्था ट्रेन से रवाना हुए हैं, प्रभु श्री राम के चरणों में शीश नवाने के लिए, उन्हें प्रणाम करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। और हम सब यहाँ पर उनको उत्साह और उल्लास के वातावरण में हम सब उनको प्रणाम करने आए, उनका अभिनंदन करने आए। छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ वासियों की खुशहाली के लिए वे सभी प्रार्थना करेंगे। वहाँ पर अद्भुत वातावरण जय श्री राम के नारों से गुंजायमान हो गया पूरा, और पूरे दुर्ग से, अलग अलग क्षेत्रों से, जिले से, विधानसभा क्षेत्रों से सभी उनका यहाँ पे उनको विदा करने के लिए, उनको छोड़ने के लिए, उनका स्वागत सम्मान करने के लिए आए हैं। मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत वास्तव में धन्य है ये सारे, और पूरे छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से उनको बहुत शुभकामनाएं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो जन भावनाओं को ध्यान में रख के पूरे देश, पूरे विश्व के जन जन में एक भाव था कि प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने मंदिर में पुनर्स्थापित हो। लोगों का एक स्वप्न था, कई पीढ़ियां गुजर गई, 500 साल के इंतजार के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी पुनः 22 तारीख को रामलला विराजित हुए हैं। रामलला के दर्शन के लिए राम लला दर्शन तीर्थ क्षेत्र योजना के तहत आज आस्था ट्रेन भारत सरकार ने चालू किया, जिसमें पहला जत्था दुर्ग का, छत्तीसगढ़ का पहला जत्था दुर्ग से रवानगी हुआ है। उसके लिए मैं श्रद्धेय मोदी जी का
और हमारे छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने दुर्ग को चुना। दुर्ग से 1340 हमारे राम भक्त दर्शन के लिए गए और उन सारे राम भक्तों को मैं बधाई देता हूँ। बहुत सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए जाने का उनको लाभ मिला। प्रभु श्री रामचंद्र जी को बुलाया और दोबारा फिर से दूसरी जत्था और निकलेगी, जल्दी निकलेगी। फिर से हम दुर्ग के लोगों को भेजेंगे। राम मंदिर का निर्माण एक 500 साल पुरानी मांग है। रामलला अपने छतरी के नीचे विराजमान हुए हैं, जिसके लिए छत्तीसगढ़ की भाजपा ने एक स्पेशल ट्रेन चलाया है। इस स्पेशल ट्रेन से यहाँ के श्रद्धालु जो राम भगवान के दर्शन की मनोकामना रखते थे, इच्छा रखते थे, उनको आज भेजा गया है। ही आस्था ट्रेन भी चालू होगी, जिससे श्रद्धालु जो हमारे संकल्प पत्र में कहा था कि रामलला के दर्शन की एक योजना लाई गई थी, वो संकल्प को भी पूरा किया जाएगा। अभी भाजपा की तरफ से ये आस्था ट्रेन चलाई गई है और एक रजिस्ट्रेशन शुल्क लेकर लोगों को वहाँ निःशुल्क भोजन, रहना, सारी व्यवस्था भाजपा की ओर से कराई जा रही है, छत्तीसगढ़ के शासन की ओर कराई जा रही है। बहुत ही हर्ष का विषय है कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर की स्थापना और उनकी मूर्ति की स्थापना के पश्चात मोदी जी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सानिध्य में और उनके सहयोग के माध्यम से आज प्रथम ट्रेन आस्था स्पेशल ट्रेन जो हमारे दुर्ग की पावन धरा से रवाना हुई है। और इस आस्था स्पेशल ट्रेन में दुर्ग संभाग के अंतर्गत आने वाले 20 विधानसभा के लगभग 1420 यात्री और राम भक्त इस ट्रेन से रवाना हुए हैं। हम सबके लिए सौभाग्य पल है कि हम इसके साक्षी बने और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की अगर इच्छा होगी तो बहुत जल्द हम भी इसके दर्शन को उनके अयोध्या में पहुंचेंगे। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कोरबा जिले में कोरबी पुलिस चौकी इलाके के खड़फड़ी के पोड़ी खुर्द गांव में नशे में धुत युवक ने हाई टेंशन टावर पर चढ़कर जमकर हंगामा मचाया। 84 फीट की ऊंचाई पर चढ़कर युवक ड्रामा करता रहा। इसके चलते घंटों बिजली सप्लाई बंद रही। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने बिजली बंद कराकर युवक की जान बचाई। पुलिस और प्रशासन के 4 घंटे की काफी मशक्कत के बाद युवक नीचे उतरा। बताया जा रहा है कि पत्नी से विवाद के बाद युवक हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया था। धार्मिक आयोजन के हिसाब को लेकर समाज के युवक से मारपीट की घटना से आक्रोशित दुर्ग जिला कुसरिया यादव महासभा ने दुर्ग पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। दुर्ग जिला कुसरिया यादव महासभा के बैनर तले बुधवार को बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना आक्रोश जताया। साथ ही बताया कि धार्मिक आयोजन के हिसाब को लेकर समाज के ही अनिल यादव जो कि भाजपा से जुड़े हुए हैं, उसके और उसके साथियों द्वारा दुकान में घुसकर मारपीट किए जाने का आरोप लगाया। आक्रोशित समाज के लोगों ने लिखित शिकायत थाने में दर्ज कराई है। इसके बावजूद भी अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। इससे नाराज समाज के लोगों ने दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर दुर्ग पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही इस दौरान उन्होंने दुर्ग कलेक्टर से भी मुलाकात कर इस मामले का ज्ञापन सौंपा। मामले को लेकर समाज के प्रमुखों ने अपनी प्रतिक्रिया मीडिया के समक्ष दी है। हमारे दुर्ग शहर का है प्रीतम यादव जी, जो अध्यक्ष है युवा प्रकोष्ठ यादव समाज से। यहाँ इनके हिसाब किताब जो हुआ था, यादव समाज में एक रैली निकाले गया था जिसमें हिसाब जन्माष्टमी वाला, जिसमें रैली में हिसाब किताब हुआ। भाई उनका हिसाब किताब है, वो पर्सनल जाके समाज में बैठ के कर सकते हैं, मगर वो अनिल यादव जी जो कि महामंत्री है भाजपा मंडल से बुरसी से, वो सीधा जाके 5 लोगों को ले जाके मारपीट किए इनसे, क्योंकि वो अपना दादागिरी दिखा रहा है कि मैं भाजपा मंडल से हूँ, भाजपा मेरा सरकार है, ऊपर केंद्र में सरकार है। और माननीय अमित शाह ने बोले थे कि हमारे सरकार आने के बाद में एक भी यहाँ पास कोई ऐसा केस नहीं होगा। और देखिए अभी कुछ ही दिन हुआ है, उससे पहले अपना भाजपा वाले अपना दादागिरी दिखा रहे हैं। उनके ऊपर कार्रवाई चाहिए ताकि दोबारा कोई भी व्यक्ति जो कि एक कोटनी ग्रामीण से आके शहर में काम कर रहे हैं वो आराम से काम कर सके, अपना रोजी रोटी चला सके। उनको सख्त कार्रवाई करना चाहिए। समाज एक तरह से संगठन और एकता पे कार्य कर रहा है लगभग कईयों समय से, और ऐसा नहीं है कि अनिल यादव पद में नहीं थे। इससे पहले वो संभाग अध्यक्ष थे। उनसे उम्मीद थी कि वो समाज को संगठित करके चलेंगे, परंतु पद के लालच में बोलो या किसी भी प्रकार से हो, वो हमेशा ये चाहता था कि मतलब मुझे पद मिले। शायद यही एक कारण हो सकता है उनका इस तरीके से विवाद करने का। और समाज जिस तरीके से अभी संडे को बैठक हुआ तो उसमें अपना कृष्ण जन्माष्टमी का पूरा
जो जानकारी था वो विधिवत दिया गया। वो बैठक में नहीं आया था इसलिए उसे नहीं दिया गया, लेकिन जिस तरीके से उसने व्यक्तिगत रूप से इसको मारपीट का एक दिया है वो गलत तरीके से दिया, जिससे समाज में एक डर का पैदा कि गांव-गांव से लोग जिले में आते हैं और गांव भर के लोग यहाँ पे आते हैं, जिले से जुड़े हुए हैं, तो इसका उस तरीके से दादागिरी करना समाज में ये बहुत ही गलत है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि उस पर एक कड़ी कार्रवाई समाज तो करेगा ही करेगा, शासन प्रशासन को भी करना चाहिए, क्योंकि ये एक व्यापारिक व्यक्ति जो गांव से शहर में अपनी रोजी रोटी कमाने आता है, उस पर आप दिन दहाड़े 11-12 बजे जो एक आम व्यक्ति का एक कार्य करने का समय शुरू होता है, उसी समय आप आकर 5 लोगों को लाकर व्यक्तिगत रूप से उस पर हानि पहुंचाते हो, तो ये पूरा दुर्ग जिला के लिए शर्मनाक है। ये किसी के साथ भी हो सकता है। किसी समाज में श्री कृष्ण जन्माष्टमी हुआ था, उसी का हिसाब किताब मैं यादव समाज के जिला व्हाट्सएप में डाला हूँ, जिसको लेकर के उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया कि आगे का भी हिसाब किताब दो। तो वो व्यक्ति वैसे ही समाज विरोधी कार्य करता है और गुंडागर्दी हमेशा कहीं भी करते रहता है। अभी वर्तमान में वो जिला भारतीय जनता पार्टी में कहीं मंडल का मंत्री है, वो अनिल यादव नाम का व्यक्ति है, केलाबाड़ी निवास है उनका, और वो समाज में बहुत गुंडागर्दी करते रहता है। तो उसको थोड़ा सा तू मैं हुआ, तो उसी के चक्कर में वो आकर के मेरे जो शॉप है साई फ्लैक्स प्रिंटिंग दुकान, उनके दुकान के अंदर घुस करके मेरे साथ मारपीट किया, सीना झपटी किया, जिसकी वजह से मैं अपने यादव समाज के साथ आया हूँ। यदि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होता है। आज जो घटना हुआ है कवर्धा में, साधराम यादव जी को रात्रि में 21/1/2024 को जो हत्या की गई, निर्मम हत्या की गई गलरेत कर, उसके जो हत्यारे हैं वो अभी तक कुछ हत्यारे तो गिरफ्तार हो चुके हैं, परंतु कुछ हत्यारे इधर सब भटक रहे घूम रहे हैं। तो सही जो उसका हत्यारा है और किस कारण उसका गला को रेत कर मारा गया है, निर्मम हत्या किया गया हमारे यादव समाज के हमारे बेटे को, और उसको न्याय दिलाने के लिए आज हम सब दुर्ग जिला कुशरी यादव महासभा कलेक्टर और एसपी के सामने में ज्ञापन दिए हैं, और राज्यपाल के नाम से हम लोग कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए हैं कि उसका सीबीआई जांच करा जाए और उसके एक परिवार को 1 करोड़ राशि दिया जाए और उसके परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी में पदस्थ किया जाए। इन्हीं मांग को लेकर हम लोग आज छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी कलेक्टर में आज 7/2/2024 को ज्ञापन दे रहे हैं, और अपनी मांग को पूरा कराने के लिए हम लोग आज इस कलेक्टर महोदय के पास आए हैं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं की जाती है तो हम लोग फिर आने वाले समय में भविष्य में इससे बड़े आंदोलन करेंगे, और अपनी मांग को मनवाने के लिए हम शासन से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारे मांग को आज सही करे। इन्हीं उपलब्धियों के साथ हम लोग आए थे। एडिशनल एसपी साहब बोले कलेक्टर महोदय तो नहीं थे, अतिरिक्त कलेक्टर महोदय थे, हम ज्ञापन भेज देंगे हैं राज्यपाल को। और एक दूसरा मैटर था, हमारे दुर्ग जिला कुशरी यादव समाज के युवा अध्यक्ष श्री प्रीतम यादव को उसके दुकान में जाकर और एक गुंडागर्दी करके हमारे अनिल यादव जी 4-5 साथी को लेकर जाकर मारपीट करके आए हैं, और उसको भी मांग करने के लिए हम दुर्ग जिला यादव महासभा सर यादव महासभा यहाँ पर आए हैं कि जो गुंडागर्दी करते हैं ये भाजपा की राज है। भाजपा वाले कहते हैं कि हमारे राज्य में गुंडागर्दी नहीं होगा, तो मैं यही निवेदन करता हूँ शासन प्रशासन से कि जो वहाँ पर गुंडागर्दी किए हैं, जो मारपीट किए हैं, उसको तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजे। इन्हीं मांग करने के लिए हम लोग आए हैं। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्रीज में सबसे बड़ी बजट की फिल्म गांव के जीरो शहर में हीरो को लेकर काफी चर्चाएं सरगर्म हैं। इस फिल्म के निर्माता और एक्टर मनोज राजपूत ने पत्रकार वार्ता लेकर बताया कि ये फिल्म सभी फिल्मों से अलग हटकर बनाई गई है, जिसमें ये बताया गया है कि कोई भी जीरो अपनी मेहनत, लगन और लक्ष्य को साध कर हीरो बन जाता है। मनोज राजपूत ने ये भी बताया कि ये फिल्म उनके खुद के जिंदगी पर आधारित है और ये फिल्म 9 फरवरी को पूरे छत्तीसगढ़ के 32 छविगृहों में एक साथ रिलीज हो रही है। मनोज राजपूत ने इस प्रेरणादायक फिल्म को प्रदेश में लगे छविगृहों पर आकर इसे देखने की अपील प्रदेश वासियों से की है। सर, मैं बताना ये चाह रहा था, एक गांव का ये जो स्टोरी है, गांव का जीरो स्टार में हीरो, एक अनाड़ी व्यक्ति खिलाड़ी कैसे बन जाता है, तो इतना आसान नहीं है कि अनाड़ी व्यक्ति खिलाड़ी कैसे बनेगा। उसके लिए एक
प्लान भी होता है, एक स्ट्रगल होता है, एक संघर्ष होता है। हमने भी एक मूवी के माध्यम से दिखाना चाह रहे थे कि समाज को एक संदेश देना चाहते हैं, युवाओं को आप अपनी मंजिल तक पा सकते हैं। इस मूवी के माध्यम से हमने लोगों को दिखाने का प्रयास किए हैं। आप मूवी देखेंगे, आप समझ सकते हैं। मैं भी एक गांव से हूं और गांव से शहर आया हूं। मेरा एजुकेशन बहुत कम है, लेकिन चाहता हूं कि आप भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से आप मायूस हो जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं। आप भी स्ट्रगल करेंगे, आप मंजिल तक पा सकते हैं। इस मूवी में इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।